आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस वीडियो लेक्चर में। और हमारा प्रयास ये है कि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए हम इकोनॉमी को बेहतर रूप में समझें और आसान वे में समझें। जो व्यक्ति पहली बार भी इकोनॉमी पढ़ रहा हो वह भी आसानी से समझ जाए, हमारा यही प्रयास है। कोई कमी रह जाए तो आपके सभी के सुझाव हम स्वीकार करेंगे, आने वाले टाइम में और सुधार करेंगे। यहाँ तक का मूल्यांकन आप कीजिएगा। चालू करते हैं। आज का टॉपिक नया है विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और विनिमय दर। अर्थात विदेश व्यापार जो हम विदेशों के साथ में व्यापार करते हैं आयात निर्यात आदि के रूप में, वो विदेश व्यापार। और शेष विश्व के साथ हमारे जो भी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो भी उनके साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, अर्थात एक सीमित अवधि में शेष विश्व के साथ समस्त मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा, यानी ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी एक सीमित अवधि में शेष विश्व के साथ भारत की जो भी समस्त मॉनेटरी अर्थात मौद्रिक लेन देन हैं उन्हें कहते हैं भुगतान संतुलन। दो प्रकार के खाते होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता, वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। विनिमय दर क्या होती है बेसिकली कर रहे हैं, पूरी बात करेंगे इससे आगे भी और लेक्चर में। एक्सचेंज रेट अर्थात जो हमारी मुद्रा, घरेलू मुद्रा रुपया अन्य मुद्राओं के सापेक्ष में हम एक्सचेंज करते हैं तो उसकी रेट होती है। जैसे फिलहाल 75 रुपीज़ इक्वल टू $1, ऐसे ही येन जापानी करेंसी, युवान चाइनीज़ करेंसी, स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटिश करेंसी, यूरो यूरोपियन करेंसी एटसेट्रा के साथ में हमारी मुद्रा किस रूप में परिवर्तनशील होती है, इसके क्या कंसेप्ट हैं और इसके इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अप एंड डाउन होने से, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के माध्यम से, ये जानेंगे आगे। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, विदेश व्यापार। विदेश व्यापार चूँकि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हो रहा व्यापार होता है और उसके अंतर्गत जो भी मदें इस्तेमाल होती हैं वो दो प्रकार की हैं, दृश्य मदें और अदृश्य मदें, विजिबल आर्टिकल्स एंड इनविजिबल आर्टिकल्स। और ये समस्त लेन देन जिस खाते में होता है उसे करंट अकाउंट कहते हैं, चालू खाता जो करंट ईयर में चल रहा होता है। आगे चलते हैं। दृश्य मदें दो प्रकार की हैं, यानी जिनको हम देख और छू सकते हैं उन्हें विजिबल आर्टिकल्स कहा गया है। ये दो फॉर्म में होती हैं विदेश व्यापार में, एक आयात और एक निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अदृश्य मदें इनविजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते, इसमें अक्सर आती हैं सेवाएं, सर्विसेज। इसमें बेसिकली आते हैं गुड्स दृश्य मदों के अंदर। तो गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक थर्ड होती है जो केवल यूनिलैटरल होती है, एक पक्षीय। केवल हमने सर्विस ली, किसकी? हमने सर्विस ली गूगल की, एक पक्षीय है। गूगल को हम क्या दे रहे हैं? हम गूगल को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यानी सर्विस कैसी हैं? एक पक्षीय। तो कुछ सेवाएं ऐसी हैं जीपीएस की एटसेट्रा की जो हम एक पक्षीय ले रहे हैं और वर्ल्ड ओवर बहुत सी कंपनियां और कंट्रीज इन सेवाओं को हमें प्रदान कर रही हैं। तो बहुत से कंट्रीज ऐसी एक पक्षीय सेवाएं भी लेते हैं, यूनिलैटरल सर्विसेज। ठीक, तो विदेश व्यापार जिस खाते के ऊपर आधारित होता है, द वेटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन करंट अकाउंट विच हैज टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स, विजिबल एंड इनविजिबल, विच इंक्लूड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज ए गुड्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड यूनिलैटरल आर्टिकल्स एज ए सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं। विदेश व्यापार बेसिकली ये होता है। ठीक, अब विदेश व्यापार की यहाँ देश में क्या नीति है और विदेश व्यापार, सबसे पहली बात कि विदेश व्यापार की हमें आवश्यकता क्या है, हमें क्यों करना है विदेश व्यापार। तो बेसिकली विदेश व्यापार की आवश्यकता किसी भी देश को इंक्लूडिंग इंडिया क्या है? वाई नीड द फॉरेन ट्रेड? फर्स्ट, फुलफिल द नेशंस डिमांड। हमारे देश की बहुत सी आवश्यकताएं हैं, दुनिया का हर देश अपनी हर आवश्यकता को स्वयं से पूरा कर ले, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी डेवलप इकोनॉमी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है।
बहुत डेवलप इकोनॉमी अमेरिका, यूरोप को भी बहुत सेवाएं, सर्विसेज, गुड्स हम देते हैं। तो हमें अपने देश की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर कोरोना वैक्सीन कल को अमेरिका बनाता है तो हमें उसकी ज़रूरत है, हमारे देश को उसकी ज़रूरत है। तो हमें अपनी देश की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, गुड्स की, सर्विसेज की, लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़। आगे आर्थिक गतिविधियाँ, हमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। किसी भी देश में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी उतना ही बढ़ेगा व्यापार, उतना ही बढ़ेगा यहाँ पे टैक्स कलेक्शन, उतना ही बढ़ेगा उसमें व्यस्त व्यक्तियों का रोजगार। अर्थात किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ानी हो, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम किसान हैं और हम किसानों ने भारत में गेहूँ उगा लिया और हमने अपने लिए केवल गेहूँ उगाया, हम इसे विदेश में कहीं बेचना नहीं चाहते। तो पता लगा देश की डिमांड पूरी होने के बाद भी हमारे पास 200-300 मिलियन टन गेहूं बच गया। तो इससे देश में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो इस प्रोडक्ट के दाम घटने शुरू हो गए। तो वो बनाए रखने के लिए हमें विदेश व्यापार की आवश्यकता है, ताकि इसे हम विदेश में बेच सकें और इसके पैदावार करने वाले या उत्पादकों को अच्छे दाम दिलवा सकें। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें सबको लाभ हो, स्पेशली फॉर प्रोड्यूसर्स, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स, ठीक, मीडिएटर्स। जो भी आदमी किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो उस हर व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसके लिए विदेश व्यापार की आवश्यकता है। आगे न्यू टेक्नोलॉजीज़, हमें नई तकनीकें चाहिए। किसमें? राफेल विमान में। चुनौती देख रहे हैं पाकिस्तान की, चुनौती देख रहे हैं चीन की। आए दिन खबरें आ रही हैं क्या? पाकिस्तान की ओर से सीज फायर रेवोल्यूशन, अर्थात लगातार सीमा से गोलाबारी करना, और चीन द्वारा लगातार सीमा का अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट ऑफ द बॉर्डर्स, वो लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है और समस्याएं खड़ी कर रहा है। तो इसके लिए हमें नई तकनीक चाहिए इन एवरी सेक्टर, अर्थात चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सर्विसेज के अंदर हो, चाहे स्पेस में हो, एटसेट्रा में। तो अगला फॉरेक्स रिजर्व, अगर हमें विदेश से कोई सामान लेके आना है तो वो हमारी मुद्रा में नहीं आता, उस मुद्रा में नहीं आता जो हमारे देश में चलती है, उसे हमें एक्सचेंज करना पड़ेंगे आगे जाके विनिमय दर के अंतर्गत। अर्थात अब हमें ज़रूरत है विदेशी मुद्राओं की, और वो कब आएगी? जब अपना सामान बेचकर बाहर आएंगे और विदेश से कुछ पैसा कमा के लाएंगे, या टूरिस्ट आदि यहाँ आएंगे, ठीक, अन्य स्रोतों से पैसा आता है, हमारे इंडियंस बाहर होंगे तो वो यहाँ पैसा भेजेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल क्या? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरे तो हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। गोल्ड में हम वर्ल्ड में नंबर 2 हैं, 800 टन गोल्ड प्रतिवर्ष इस्तेमाल करते हैं, उसे बाहर से लाना पड़ता है, तेल, पेट्रोलियम, गैस वगैरह ये। तो इन सब के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसके लिए विदेशी व्यापार की नीड है। तो फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, इसके लिए क्या चाहिए? विदेशी व्यापार। आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अर्थात यहाँ एम्प्लॉयमेंट तभी क्रिएट और जनरेट होगा तब यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। तो हमें विदेश व्यापार की आवश्यकता है, नए नए बाज़ारों की आवश्यकता है जहाँ तक हमारा सामान पहुँचे। चीन जैसे देश सैकड़ों कंट्री में सामान बेच रहे हैं और हम भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विदेश व्यापार में हमारा भी अधिक भाग हो, ताकि हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड में आगे बढ़े। आज वर्तमान में विदेश व्यापार में हमारा भाग 2% है, जबकि पास्ट की बात करें तो 1847 तक विदेश व्यापार में हमारा भाग 25% था, और उस समय 1 रुपया हुआ करता था $17 के बराबर। क्योंकि दुनिया भर के व्यापारियों को भारत की ज़रूरत थी, तो भारतीय मुद्रा की ज़रूरत थी, इसलिए भारतीय करेंसी के दाम ऊपर जा रहे थे, एप्रिशिएट हो रहे थे। और हर व्यक्ति किसके लिए? चाय के लिए भारत आता, काहे के लिए? जूट के लिए, चावल के लिए, मसालों के लिए, नील के लिए, यानी यहाँ के ढेरों प्रोडक्ट पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, यहाँ के रेशम के लिए। अर्थात इसीलिए विश्व व्यापार में हमारा एक बड़ा भाग था। लेकिन 1947 आते आते ये कितना हो गया? 1 रुपये बराबर $1। तो विदेशी व्यापार में जिसका भाग बढ़ेगा उसकी मुद्रा मजबूत होती जाएगी। और आज आप देख रहे हैं 2020 में कितना? 75 रुपीज़ एंड $1।
इन 2020। तो विदेश व्यापार में इसका भाग बढ़ेगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उसके यहाँ रोजगार बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता है? विदेश व्यापार की, और हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं। अब इस बात का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इन्हीं बातों में छिपा हुआ है। क्या? विदेश व्यापार का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। क्या? विदेश व्यापार में सबसे पहली बात है हम आयात को प्रतिस्थापित करें, रिप्लेसमेंट ऑफ द इंपोर्ट। अर्थात जिस N95 मास्क को कोरोना में या इससे पहले हम बाहर से मंगा रहे थे, इसी कोरोना पीरियड के अंदर 2 लाख मास्क पर डे बन रहे हैं। जिस पर PPE किट के बारे में बात कर रहे थे जो हमें बाहर से आयात करनी पड़ रही थी, आज हम भारत में बना रहे हैं। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि बैन द एक्सपोर्ट बैन नहीं करना है, उसे रिप्लेस करना है। अगर चाइनीज़ खिलौने भारत में आते हैं तो ऐसे खिलौने हमें बनाने पड़ेंगे, अर्थात दिवाली के बहुत से आइटम्स एट्सेट्रा। तो हमें करना है इंपोर्ट को रिप्लेस। अगर अभी तक हम दिल में डलने वाले स्टंट या छल्ले नहीं बना पाए हैं तो ऐसा नहीं कि हम ये कहें देश वालों को कि हमें तो ये सामान बाहर से आ रहा है, नुकसान दे रहा है, तो हम नहीं चलाएंगे देश के अंदर। हमें सब चलाना है, हमारे देश की क्या करनी है? पूरी आवश्यकता है। फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द नेशन, मेडिकल डिमांड, टेक्नोलॉजी की डिमांड एट्सेट्रा। जिस दिन रिप्लेस कर देंगे उस दिन हमारा घरेलू प्रोडक्ट ही सामने आना शुरू हो जाएगा। जैसे N95 मास्क कोरोना पीरियड में, PPE किट 2 लाख पर डे, वेंटिलेटर्स एट्सेट्रा, लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो हमें आयात को बैन नहीं करना, प्रतिस्थापित करना है। और सबसे बड़ा फोकस इस विदेश व्यापार की नीतियों को लेकर या उद्देश्यों को लेकर क्या है? एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, निर्यात प्रोत्साहन, एनहेंसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट या निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये विदेश व्यापार और इसकी नीतियाँ बनती हैं। नीति की बात करें तो बात स्पष्ट है कि आज विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 2% है, जिससे बढ़ाकर 3.5% करने का प्रयास भारत सरकार कर रही थी 2020 तक, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं और प्रयास जारी है। अब भी हमारा भाग 2% समथिंग के आसपास ही विश्व व्यापार में बना हुआ है। ठीक, लक्ष्य रखा था हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 में, विदेश व्यापार नीति में, क्या कि 2020 तक भारत का निर्यात $300 बिलियन कर देंगे। $300 बिलियन, जो नहीं हो पाया है। और हम 300 से 320 बिलियन डॉलर के बीच में लगातार घूम रहे हैं पिछले 5 वर्ष से। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक, दुनिया के ट्रेड वार या अन्य कारण भी इसमें शामिल हैं, दुनिया की इकोनॉमिक स्लो डाउन एट्सेट्रा, बहुत सारे रीजन शामिल हैं। और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिसमें रिफॉर्म करने में हमने बहुत सारी देरी की है, जिस कारण से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया है। मेक इन इंडिया आदि मिशन इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं जितनी हमने आशा की थी। शायद भविष्य में से सक्सेसफुल होंगे और है भारत क्या बनेगा? एक आत्मनिर्भर देश, जिसका संकल्प भारत सरकार वर्तमान में कर रही है अपने इकोनॉमिक पैकेज आदि के माध्यम से। तो अब इस विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य है एनहेंस द एक्सपोर्ट एंड रिप्लेस द इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट को देश में कैसे बढ़ाया जाए? एक्सपोर्ट का मतलब बिल्कुल कन्फर्म और स्पष्ट है। क्या? देश के बाहर सामान लेके जाना, जो भी हमारे उत्पाद, सेवाएं, अन्य आदि हैं, और कहीं बाहर से देश में सामान लेके आना, ये क्या है? आयात। बाहर से, विदेश से देश में सामान लेके आना, ठीक, ये आयात है। और देश से कोई सामान, सेवा इत्यादि विदेश लेके जाना, ये क्या है? निर्यात। तो हमें कैसे निर्यात को बढ़ाना है? एनहेंस द एक्सपोर्ट। तो एनहेंस द एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात प्रोत्साहन कैसे किया जाए? तो कैसे एनहेंस किया जाए एक्सपोर्ट को? सबसे पहला बेसिक काम है किसी भी देश में प्रोडक्शन बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। जब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन आदि सब बढ़ेंगे तभी जाके निर्यात बढ़ सकता है। और वो तब बढ़ सकते हैं जब क्या हो? एक मजबूत आधारभूत संरचना
यानी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रिफॉर्म करना पड़ेगा? इन रोड्स, इन रेलवेज, रोड रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट, अर्थात हम अपने परिवहन में, अपने सड़कों में, रेलवे में, हवाई अड्डों में, बंदरगाहों में, एटसेट्रा में क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मंडियों में, जैसे भारत सरकार ने कोविड दौर में अभी मई 2020 में ही एक बड़ी भूमिका अदा की है कि अब कोई किसान अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है। अर्थात इस आधारभूत संरचना के मजबूत करते ही भारत अपनी आत्मनिर्भरता की नींव रखना शुरू कर देगा। बट इट कांट पॉसिबल विदाउट द स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल इंडिया। अर्थात ये तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि और ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना को मजबूत ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, इन तीनों सेक्टर के अंदर हमें क्या करना है? स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 110 लाख करोड़ की आवश्यकता है, या रफली बोलूं तो 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार PPP मॉडल अपना रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट चलता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, इस मॉडल के ऊपर सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिल्ट बनाओ, किसी प्रोजेक्ट को स्वयं बनाओ। अगर कोई हाईवे, कोई रेल नेटवर्क बनाना किसे है? प्राइवेट कंपनी को। चलाना, रख रखाव, मरम्मत किसे करनी है? प्राइवेट कंपनी को। और जब उसका लागत लाभ, उसका प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट सब उसे मिल जाए, कंप्लीट डिविडेंड, उसकी मेकिंग चार्जेज, तब वो प्रोडक्ट, वो सेवा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सरकार का, ट्रांसफर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारत सरकार लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, रेलवे में, हर चीज़ के अंदर, बड़े सुपर हाईवे प्रोजेक्ट एटसेट्रा के अंदर। अर्थात इस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन इंडिया इज ए इन्वेस्टमेंट हंगर कंट्री, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और भारत सरकार ने इसके लिए 100% FDI खोला हुआ है। आगे फाइनेंस अवेलेबिलिटी, ईजी फाइनेंस स्पेशली फॉर MSME सेक्टर, जिसे अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज में भारत सरकार ने लघु उद्योग के लिए दिया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, अर्थात अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए? किसी भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान को पैसा चाहिए, उद्योगपति को पैसा चाहिए। अर्थात ईजी फाइनेंस, ईजी इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी सेक्टर, स्पेशली स्ट्रेंथन द मिडिल क्लास मैन और स्ट्रेंथन द लोकल इकोनॉमी, लोकल प्रोडक्ट्स। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वो हर उत्पाद अपने देश में बनाएं जो आज हम चीन से या किसी अन्य देश से लाते हैं। अगला फाइनेंस के बाद जैसे मुद्रा स्कीम, क्या चल रही है? मुद्रा स्कीम MSME के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। 1 करोड़ तक का ब्याज वाला ऋण भारत सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। ठीक, ऐसी बहुत सारी फाइनेंस स्कीम लगातार सरकार चला रही है। निर्यात करों में सुधार, अर्थात जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो और एनहेंस करे, तो उसे इसमें टैक्स रिफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो टैक्स उलझनों से बच सके और कम से कम दरों पे टैक्स चुका के अपने उत्पाद को विश्व में बेच सके, और इससे देश में विदेशी मुद्रा भी आए और देश में रोजगार भी जनरेट हो और देश की आय भी बढ़े। तो वर्ल्ड कंपटीशन को वो झेल पाएगा जब उसके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स आदि कुछ कम होंगे। तो टैक्स रिफॉर्म इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, अर्थात पूरे विश्व में कोई भी चीज़ इसीलिए बिकती है कि उसके साथ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या? कोई भी चीज़ दुनिया में बिकती है ड्यू टू नीड्स एंड डिजायर्स।
दुनिया में लोग सामान लेते हैं अपनी आवश्यकता का, आटा हो, दाल हो, दूध हो, चावल हो, ये नीड्स हैं, इनके बिना व्यक्ति जी नहीं पाएगा। अर्थात दुनिया पूरी करती है अपनी आवश्यकताओं को, या तो सामान बिकते हैं वो, हमें ज़रूरत है चाय छानने की छन्नी, तो वो नीड्स है। ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स हमारे जीवन का हिस्सा हैं जो हमारी नीड्स हैं, और कुछ हमारे सपने हैं। तो अब ये सपने किसी को बेचने हैं तो उस क्वालिटी के अंदर उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल दम। अर्थात एप्पल के फ़ोन किस लिए बिक रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी, अर्थात अच्छी तकनीक हो जो ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल कर सके। चाइनीज़ प्रोडक्ट यहीं आकर फेल होता है। अर्थात जो लोअर कंट्रीज हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो नीड से आगे बहुत कम बढ़ पाती हैं। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जब आप आज देखते हैं तो डिजायर्स की पूर्ति कम करता है और नीड्स की पूर्ति अधिक करता है। और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नीड्स के साथ साथ डिजायर्स पे अधिक फोकस करते हैं, और उनके हर प्रोडक्ट में दम है। अर्थात किसी भी पेय पदार्थ का शायद चाइनीज नाम ना यहाँ भारत में बिक रहा हो। पेय पदार्थ जैसे कोका कोला, पेप्सी आदि ऐसे प्रोडक्ट कहाँ के हैं? इनकी हमें कोई नीड्स नहीं है कि सुबह शाम एक कोका कोला पीना किसी को ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा, दिक्कत आएगी उसे। इनकी कोई नीड्स नहीं है, लेकिन क्या मार्केट में डिमांड क्रिएट कर दी गई है, इच्छाएं पैदा कर दी गई हैं वाया एड मार्केटिंग एट्सेट्रा, और जहर तक बेच दिया गया है, जैसे लोग खुशी खुशी पी रहे हैं। ठीक ऐसी ढेरों चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, गूगल की, फेसबुक की, एप्पल की एट्सेट्रा, बहुत सी कंपनीज़ की। अर्थात इन दोनों का बैलेंस जिस इकोनॉमी के अंदर होगा वो ग्लोबल पावर बनेगी आने वाले टाइम में, और आज भी। तो दुनिया का हर देश चाहता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये तब हो पाएगा जब देश में क्या होगा? एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म, हम अपनी एजुकेशन को आज की इंडस्ट्री और पर्सन डिमांड के अनुसार बनाएंगे। आगे स्किल डेवलपमेंट, हमारे पास स्किल्ड लेबर हो। तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन चला जा रहा है किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए, नए नए नवाचारों के लिए। अर्थात न्यू इनोवेशंस, अलग अलग, वो फ्लिपकार्ट हो भारत के अंदर, ठीक, नए आइडियाज़ हों। अगला है स्किल डेवलपमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, हम व्यक्तियों में कोई स्किल डेवलप करें ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिले। तो हमारा प्रोग्राम क्या है? अगला, पहले चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहिए फाइनेंस, फिर चाहिए टेक्नोलॉजी, और उसके बाद क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर, निपुणता से काम करने वाले व्यक्ति जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखें। और उसके बाद बाजार, हमें किसकी ज़रूरत है? बाजार की, अर्थात जहां इसे बेच पाएँ। अब हर चीज़ का बाजार अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ढूंढने लगे तो वो संभव नहीं है, हमें अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का वो नारा, क्या लोकल बने ग्लोबल, तो वो हमें मानना पड़ेगा। और विश्व में ऐसे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे जहां हमारे सामान की डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड है। ठीक, हमें फोकस द मार्केट स्कीम, अर्थात हम अलग अलग मार्केट को फोकस कर रहे हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एट्सेट्रा कंट्री, जिनकी नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। आगे इसी बाजार में जब हम विश्व में व्यापार करने चलते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है किसकी? ग्लोबल कंपटीशन की। और हमारे साथ में क्या होते हैं? मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट, अर्थात अब हमें ग्लोबल कंपटीशन भी झेलना है। और साथ में क्या? एक प्रकार का संरक्षणवाद जिसे अपना रही है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, प्रोटेक्ट और इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। तो इस प्रोटेक्शनिज्म के दौर में, इस ट्रेड वार के दौर में बाजार तक पहुंच बनाना और अपने प्रोडक्ट को बेचना एक बड़ी चुनौती है। आगे जहां हमारा दबदबा है, वर्ल्ड में नंबर 1 है हम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा सेक्टर। आज दुनिया के 65 देश कोरोना में हमसे दवाई मांग रहे हैं। कौन सी? हाइड्रोक्लोरोक्विन, अर्थात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा। अमेरिका एट्सेट्रा बहुत से देश भारत से ले रहे हैं इस दवा के प्रोडक्शन में, जो कोरोना में कारगर है। ये इसकी औषधि नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं निमोनिया या अन्य के, उससे कंट्रोल करने की ये कारगर दवा है, जो भारत 65 कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो
तो फार्मा के अंदर हम वर्ल्ड नंबर 1 है, आईटी में वर्ल्ड नंबर 1 है। इनके लिए नए मार्केट ढूंढना हमारी वर्तमान नीड है, नए बाजार ढूंढना। बायो प्रोडक्ट्स अर्थात दुनिया के अंदर पिछले 1 दशक के अंदर एक नए बाजार ने जगह बनाई है, अर्थात दुनिया भर में जैविक उत्पादों की एक मांग है और भारत में बायो एग्रीकल्चर एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। और सिक्किम ने इसे सिद्ध कर दिया है कि कम खर्चे में अच्छे उत्पाद, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी सेहत, पर्यावरण संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और सस्टेनेबल लाइफ, आत्मनिर्भर जीवन कैसे जिया जाए, तो जैविक उत्पाद उसका आधार है। और भविष्य में इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। आवश्यकता है सरकार की एजेंसियों को किसानों या उत्पादकों के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट की संख्या को बढ़ाने में और उन्हें अच्छे मानक प्रदान करने की, ताकि उनकी ग्लोबल वैल्यूज़ बढ़े। हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद, जिसके जन्मदाता भारत में कौन है? हम। इसे ग्लोबली यूज़ करने का टाइम है, कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करने में एटसेट्रा के अंदर। ठीक। हथकरघा, जब हम विदेश व्यापार करेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे, तो अपने देश के हर सेक्टर का ध्यान रखेंगे। हैंडलूम, हाथ से बनने वाली वाराणसी कांचीवरम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ इत्यादि ऐसे उत्पाद। क्या? हस्तशिल्प, हाथ से बनने वाले उत्पाद, हमारे बैम्बू या बांस से बनने वाले नॉर्थ ईस्ट के उत्पाद, ऐसे ढेरों सामान हमारे पास हैं जो सब कुछ मिलके हमारे विदेश व्यापार या निर्यात को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और सरकार की पॉलिसीज हर सेक्टर में लगातार चल रही है। नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक, हस्तशिल्प कार्यक्रम एटसेट्रा। खादी ग्रामोद्योग इसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। तो निर्यात प्रोत्साहित करना है देश का, इसके लिए पूरी पॉलिसी चल रही है, उनके टारगेट सेट है। अब भारत में ऐसे क्या कारण हैं कि निर्यात पिछड़ रहा है? कारण आपने लगातार देख लिए, हर जगह समस्या अभी विद्यमान है। अर्थात जब तक ये बेसिक प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी, ट्रेड की प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट लैक या पिछड़ा बना रहेगा, बैकवर्ड। तो इसे कुछ कारण है बेसिक, जो 2-3 आप याद कर सकते हैं। बैकवर्डनेस, क्या? इशू ऑफ कनेक्टिविटी, इशू चर, क्वालिटी नॉर्म्स, पेमेंट सिस्टम, क्लियर, लैक ऑफ अवेयरनेस, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, ग्लोबल कंपटीशन, ट्रेड वार, रीजनल डिस्प्यूट्स एटसेट्रा। ये कारण है जिससे पिछड़ापन बना हुआ है। सरकार दूर करने के लिए नीति ला रही है और प्रोत्साहित करने के लिए हर सेक्टर में प्रयास कर रही है। ठीक। अब सुझाव, जो सरकार की नीतियाँ है ये स्वयं में सुझाव है, और इन सुझाव में अभी लॉकडाउन के अंदर अगर सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमई के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो देश में न केवल आत्मनिर्भरता लाएंगे बल्कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएंगे। अब चलते हैं आगे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, भुगतान संतुलन। अब बढ़ते हैं आगे अगले हिस्से में। तो पहले भाग में हमने पढ़ा फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार नीति क्या है, विदेश व्यापार क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, सरकार की पॉलिसी इसके बारे में क्या है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। वर्ड अपने आप में बता रहा है कि हमें कुछ पेमेंट करना है, उसका बैलेंस क्या है। ठीक। तो बेसिकली डेफिनेशन ये है, इट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द टोटल लाइबिलिटीज एंड पेमेंट्स ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हिंदी में, एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ भारत के समस्त आर्थिक सौदे, वो इन्वेस्टमेंट के हों, वो कर्ज के हों, वो आयात निर्यात के हों, सब के एक निश्चित अवधि में, जो एक वर्ष होती है, एक फाइनेंशियल ईयर, एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ भारत के समस्त आर्थिक सौदों का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी एक साल के अंतर्गत दुनिया को जो हमें देना है, पूरे वर्ल्ड को कोई भी हमारा हिसाब किताब हो वो चुकाना है, उस खाते का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी हमारे ऊपर क्या बैलेंस बाकी है पूरे विश्व का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद पेड और लाइबिलिटीज टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ समस्त आर्थिक सौदों का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी एक साल के अंदर अंदर दुनिया को हमें क्या चुकाना है, क्या चुकाना है। हमारे दो बड़े अकाउंट हैं जो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का आधार है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं बजट में, लेकिन यहाँ भी स्पष्ट करते हैं, कोई अब देख रहा हो वीडियो को तो वह भी समझ जाए बातों को। डाउट रह जाए तो हमारे नंबर अवेलेबल हैं वीडियोज़ पे भी, और इन सब के डाटाज नोट्स ग्रुप में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चालू खाता ऐसा खाता जिसमें आ रहे लेन देन का संबंध उसी वित्तीय वर्ष से हो, यानी एनी काइंड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर रिलेट विद द करंट फिस्कल ईयर इज नोन एज करंट अकाउंट। यानी इसका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एक वित्तीय वर्ष में जो भी लेन देन हो और जिसका संबंध केवल इसी वित्तीय वर्ष से हो, इसी करंट ईयर से हो, तो इसे कहते हैं करंट अकाउंट अर्थात चालू खाता, जो दो प्रकार की मदों से मिलकर बनता है, विच मेड बाय टू काइंड ऑफ आर्टिकल, विजिबल आर्टिकल्स एंड इनविजिबल आर्टिकल्स। जो विजिबल आर्टिकल्स हैं उन्हें गुड्स अर्थात जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं गुड्स। इंपोर्ट भी करते हैं इनका, एक्सपोर्ट भी करते हैं इनका। इनविजिबल आर्टिकल्स जो सर्विसेज हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड यूनिलेटरल अर्थात सेवाओं का आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। और कुछ सेवाएं हम पहले बात कर चुके हैं केवल एक पक्षीय होती है, या तो केवल जा रही होती है या केवल आ रही होती है। बहुत सारी सेवाएं हम एक पक्षीय अपने पास ले रहे हैं, गूगल की सर्विस या एटसेट्रा इत्यादि। एक पक्षीय सेवाओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो चालू खाता। तो अब अगर हम कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो विदेश व्यापार में हमने ये बात समझी कि अगर हमारा क्या, यहाँ बेसिकली दो ही बातें हैं, आयात और निर्यात। यदि हमारा निर्यात कम हो जाए जो वर्तमान में है और आयात हमारा बढ़ जाए, हमारा एक्सपोर्ट आज $460 बिलियन पर ईयर के आसपास है, ठीक, और निर्यात $310 बिलियन के आसपास है, यानी हम मोर देन $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में हैं। अगर हमारा निर्यात तो कम हो, आयात ज़्यादा हो। निर्यात हम करते हैं कम चीज़ों का, बहुत सारी गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एटसेट्रा करते हैं निर्यात, ठीक। कुछ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इनका करते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो रफली $300 बिलियन से कुछ अधिक है, ठीक। और पिछले 5 वर्ष से वहीं रुका हुआ है, इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत ही कम है, ठीक है, जिसके बहुत सारे कारण हमने पीछे देखे, जिन्हें दूर करने का प्रयास प्रकार कर रही है वाया मेक इन इंडिया एटसेट्रा, ठीक। अब इंपोर्ट हमारा गोल्ड, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डीजल, नैफ्ता, गैस एटसेट्रा, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, एप्पल फोन्स एटसेट्रा, बहुत चीज़ें हैं जिनका हम आयात करते हैं, और कुछ एग्रीकल्चर गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स, आईटी, फार्मा, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन प्रेजेंटली डोमेस्टिक डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग कम होना, स्किल्ड लेबर कम होना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, बहुत से कारणों से आयात तो बढ़ रहा है, निर्यात कहाँ, जो का तो बना हुआ है, उसमें वृद्धि बहुत कम मात्रा में हो रही है। इसीलिए अगर इस आयात निर्यात अर्थात विदेश व्यापार में कोई घाटा होता हो, यानी बात कर चुके हैं निर्यात कहीं भेजना, आयात कहीं से कुछ सामान मंगाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यदि इसमें कोई भी डेफिसिट होता है, डेफिसिट, तो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। चूंकि ये ट्रेड डेफिसिट जिस खाते में होता है उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, जो वर्तमान में भारत का 2.5% ऑफ GDP चल रहा है। 2020 मई में 2.5% ऑफ GDP,
लॉकडाउन में कुछ कम हुआ है, चूँकि आर्थिक गतिविधियाँ कम हुई हैं, ना सोना बड़ी मात्रा में ला रहे, ना वो बिक रहा, ना तेल ला रहे, ना वो बिक रहा, बहुत सारी दुकानें पहले ही बंद है। तो इस कोविड के दौर में करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या चालू खाते का घाटा कुछ कम हुआ है, लेकिन हमारा चालू खाता का घाटा पिछले कई वर्षों से भारत की इकोनॉमी का चिंता का विषय बना हुआ है, विच इज 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी। अर्थात हम चाहते हैं अपना आयात बिल कम करना, तो कैसे इस इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, ये हमारे प्रयास है। अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहला चालू खाता जिसमें दृश्य मद, अदृश्य मद, विजिबल आर्टिकल्स, इनविजिबल आर्टिकल्स। विजिबल आर्टिकल्स में आते हैं गुड्स, इनविजिबल में आते हैं सर्विसेज। इसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ सर्विस कैसे होती हैं, यूनिलेटरल, जो केवल एक पक्षीय होती हैं, केवल हम लेते हैं जीपीएस की, स्पेस की, एटसेट्रा की। ठीक है, अब इन दोनों ही आयात निर्यात में दृश्य मदों का हो चाहे अदृश्य मदों का हो, अगर हमें कोई घाटा होता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। चूंकि ये चालू खाते में होता है तो इसे चालू खाता घाटा भी कहा जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि हाल ही के वर्षों में इन रिसेंट ईयर्स द करंट अकाउंट डेफिसिट इज द मेजर कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी, कि हाल ही के वर्षों में चालू खाते का घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था में चिंता का विषय बना हुआ है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए कि गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हैं इसमें, रिव्यू विद रिसेंट एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में बन सकते हैं, लेकिन प्री में इसका जो एनालिसिस है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी दिनों से समस्या बना हुआ है। कोविड के दौर में कुछ इसमें कमी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटने से कमी आई है इसके अंतर्गत, इसमें काफ़ी राहत भारत सरकार को मिली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ा रहा है। अब हम करने चले विदेशी व्यापार, जो घाटा उसमें हुआ वो कौन से में हुआ, विदेशी मुद्रा में। अब उसकी पूर्ति हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे देंगे हम पैसे कहीं से। अर्थात हमारे विदेशी फ्लो भारत में मनी का होना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा में जो घाटा हुआ है उसे हम चुका सकें। तो इस विदेशी व्यापार में हमें घाटा होता है, विदेशी मुद्रा में ही होता है, क्योंकि विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जिसे चालू खाता घाटा कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो फिलहाल 2.5% है इंडियन जीडीपी का। ठीक, और अब भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो ये फिर से इंक्रीज होगा। सरकार इसे कम करने के लिए प्रयास कर रही है, आत्मनिर्भर भारत और 20 लाख करोड़ पैकेज इन इकोनॉमी, जिससे इसे मैनेज करने में कुछ सहायता मिले। अब पूंजी खाता, यानी जिसमें प्योरली कैपिटल आता है, इसमें प्योरली क्या आता है, पूंजी या कैपिटल, वर्ड से स्पष्ट है। ठीक है, अब हमने पूंजी ली तो अब, और वो प्रभाव दिखाएगी कुछ लंबे वर्षों तक, या उसका हम चुकाएंगे भी लंबे वर्षों तक। हमने बुलेट ट्रेन के लिए हमारे देश ने पैसा लिया, ठीक है, जापान से 1 लाख करोड़ रुपये, तो 1 लाख करोड़ रुपये 0.01% पे इंटरेस्ट पे हैं, अर्थात नाम मात्र का, और चुकाना है अगले 40 से 50 वर्षों में, प्रोजेक्ट चालू होने के पश्चात, तब तक हमें कोई पेमेंट उसका नहीं करना। तो अब इसमें प्योर मनी आ रही है, आई तो वो अब, और जाएगी वो अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद विद इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो अब इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म, और इसका इफेक्ट कैसा होता है, शॉर्ट टर्म। अर्थात चालू खाते का जो इम्पैक्ट है वो 1 ईयर के लिए है और शॉर्ट टर्म के लिए है, इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, सरकार के लिए चुनौती है। क्या चुनौती है, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल के रूप में पहले देश में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इनफ्लो, अपने आप आने वाला प्रवाह, ऑटोनोमस इनफ्लो, यानी स्वतः अंतर प्रवाह, यानी कुछ पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने आप आ रहा है, जिससे भारत सरकार सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की योजना, बहुत सारी मान्यताओं को एक स्थान पे देना, राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा प्रयास कर रही है कैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तकनीक नहीं आएगी, रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इस सब के लिए कुछ देश तो अपने आप यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, अर्थात भारत में कैसे कैसे कहाँ कहाँ अवसर हैं और हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें।
वो फेसबुक है जो जियो में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी 43,000 करोड़ रुपीज़ फेसबुक ने कहाँ लगा दिए हैं? जियो में। और बड़े बड़े ग्रुप जियो में अभी हाल ही में हिस्सेदारी खरीद चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कस्टमर है, इतना कस्टमर है जो पूरे यूरोप के कस्टमर्स, पूरे यूरोप के, पूरे नॉर्थ अमेरिका के और डेवलप कंट्री अगर सारी जोड़ दें तो आने वाले 10 वर्षों में इतने कस्टमर होंगे, समस्त जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इतने कस्टमर्स नहीं होंगे। आज भी 2020 में लगभग 70 करोड़ के आसपास कौन है? इंटरनेट यूजर्स, जो वर्ल्ड में नंबर 2-3 पे पहुंच चुके हैं। अर्थात हमसे आगे यूजर्स में केवल अभी कौन है? चाइना। और हम चाहते हैं यूजर्स और बढ़ें, तो दुनिया के बहुत से देश यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का है, एक FDI और एक FII। FDI प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट, यानी सीधा या तो हमारी कंपनी में कोई पैसा लगाएगा डायरेक्टली, या अपनी खुद की कंपनी खोलेगा। तो ये 2 काम इस प्रकार से हो सकते हैं क्या? या तो भारत सरकार ने हर क्षेत्र में क्या ला रखी हैं? FDI पॉलिसीज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पॉलिसी ला रखी है। यानी भारत सरकार इस इन्वेस्टमेंट को देश में बढ़ाना चाहती है और इसके लिए दुनिया भर के देशों के साथ में कर रही है एग्रीमेंट और कंपनी से कर रही है इनवाइट। यहाँ पे कोविड का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बन सकता है अगर भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के निवेशकों को अपने ओर आकर्षित कर सके। बहुत सारे देश इस कोविड के दौर में, ट्रेड वार के दौर में चाइना से अपनी कंपनीज को आउट कर रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए? कोई नया डेस्टिनेशंस जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी हो, इंग्लिश स्पोकन पर्सन्स बड़े अच्छे हों, स्किल्ड लेबर हो और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, सिस्टम अच्छा हो। तो सरकार डिफरेंट टाइप्स के रिफॉर्म कर रही है अलग अलग प्रकार के, ताकि वो निवेश भारत में आकर्षित हो। और अब भी डेवलपिंग कंट्रीज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है और पिछले वर्ष 2019-20 में भारत चीन से ऊपर निवेश प्राप्त कर पाया है। ठीक, तो FDI की जो भारत की पॉलिसीज हैं, सिंगल विंडो सिस्टम या इत्यादि अलग अलग सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी मई 2020 में ही आर्थिक पैकेज जो सरकार के द्वारा दिया गया है, FDI लिमिट को डिफेंस सेक्टर में 49%, 49 से कितना कर दिया गया है? 74%। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स को FDI के लिए खोल दिया गया है, एविएशन खोल दिया गया है, रेलवे एक्सेट्रा, बहुत सारे सेक्टर्स को। तो भारत सरकार FDI की अपनी पॉलिसी के माध्यम से अधिक इन्वेस्टमेंट देश में लाना चाहती है, जिससे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट ये सब देश में बढ़े। जितनी गतिविधियाँ बढ़ेंगी उतना क्या बढ़ेगा? टैक्स कलेक्शन, और उतना ही हमारे लाइफ अच्छी होगी, हम डेवलप कंट्रियाँ न्यू इंडिया की ओर जाएंगे। तो इस FDI के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ता है। तो इसे जानते हैं ग्रीन इन्वेस्टमेंट के रूप में। ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी ये लॉन्ग टर्म रहेगा, हरित निवेश लॉन्ग टर्म रहने वाला है और लॉन्ग टर्म तक देश का बेनिफिट करने वाला है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजी, ठीक, ट्रेनिंग्स एटसेट्रा, और भारतीय प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट बनाने में सहायता करेगा। ये FDI हमारी कंपनी में ग्लोबली वर्क कर पाएंगे। तो निवेश आ रहा है पूंजी खाते में, आएगा अब और इसका प्रभाव होगा लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है? कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ कंपनीज में या डायरेक्टली प्लांट और मशीनरी आदि में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश कर सकते हैं। कहाँ? हमारे शेयर मार्केट्स में, हमारे बॉन्ड्स में एटसेट्रा में। यानी हमने बहुत सारे मसाला बॉन्ड एटसेट्रा जारी कर रखे हैं, जो विदेशी हमारे निवेश यहाँ करेंगे उन्हें भी इंटरेस्ट या अन्य सुविधाएँ भी देंगे। साथ में इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, समविभाग निवेश, अपने पैसे को छोटे छोटे विभागों में तोड़ के कहीं इन्वेस्ट करना, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अर्थात सिंपली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिन्हें हमने इसके लिए पात्र पाया है और जो हमारी समस्त नियम शर्तों को पालन करते हैं, वो भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। विच कैन इन्वेस्ट इन इंडियन शेयर मार्केट
इस पैसे का तत्काल में हमें लाभ मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनीज में आएगा, कंपनी हमने नए प्रोग्राम लॉन्च करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, नई टेक्नोलॉजी हायर करेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी और अल्टीमेटली रेवेन्यू देश का बढ़ेगा, देश का राजस्व बढ़ेगा, सरकार के टैक्सों के माध्यम से आय बढ़ेगी। तो जैसे ये इन्वेस्टमेंट आएगा देश के अंदर, कहाँ? शेयर बाजारों में यहाँ निवेश आता है, शेयर मार्केट के अंदर। इसे फ्लाइंग मनी भी कहा जाता है, इसे फ्लाइंग मनी भी कहा जाता है। अर्थात इस देश में या किसी भी देश में, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अन्य, जहां इकोनॉमिक इतनी स्टेबल नहीं है और वहां अप्स एंड डाउन आते रहते हैं इकोनॉमिक के अंदर, अभी कोरोना वायरस में या किसी अन्य में संपूर्ण विश्व के शेयर बाजार निरंतर धराशायी हुए, तो हमारा शेयर बाजार भी जो 40,000 से ऊपर चल रहा था और 50,000 पहुँचने वाला था, अब वो 30,000 के आसपास चल रहा है। अर्थात बड़ी मात्रा में निवेशकों ने यहाँ से पैसा निकाल लिया है, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमीज, हमारी कंपनीज और इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। अर्थात इसे कहते हैं फ्लाइंग मनी, जो शॉर्ट टर्म के लिए लाभदायक होता है। इसे रोक के रखने के लिए हमारी कंपनीज को, सरकारों को लगातार एफर्ट करनी पड़ती है और स्ट्रेंथन रखनी पड़ती है अपनी इकोनॉमी स्टेबल। ठीक, तो पूंजी खाते में पहले कौन आता है? निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, इन द फॉर्म ऑफ एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विच कम्स इनटू शेयर मार्केट एंड नोन एज फ्लाइंग मनी, उड़ने वाला पैसा। अभी अफवाह चली भारत पाकिस्तान की वार होगी, यहाँ तनाव होगा, तो निवेशक अपना पैसा मिनटों में निकाल लेंगे। चलते हैं आगे। अब कुछ विदेशी पूंजी का प्रवाह हमारे पास आ रहा है, ये तो ऑटोनोमस है, अपने आप आ रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है वो निवेश कर ले, हम तो उन्हें एनहेंस करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और उनके लिए डिफरेंट सेक्टर्स खोल रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ को लिबरल कर रहे हैं, उदार। लेकिन अब हमें ज़रूरत है, कोई निवेश ना करे तो हमें अपने देश की बहुत सी नीड्स को पूरा करना है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? विदेश से आने वाला प्रवाह या कैपिटल फ्लो दो फॉर्म में होता है, या तो वो कर्ज लेके आएंगे विदेश से कहीं से, या क्या लेके आएंगे? ग्रांट। कोई हमें अनुदान दे दे, वो कंट्री दे, संस्था दे या कोई भी दे, हमारे देश को अनुदान मिल सकते हैं ग्रांट। कि कोविड के दौर में अमेरिका ने हमें ग्रांट दिया लगभग $50 मिलियन से ज़्यादा का, 400 वेंटिलेटर दान में दिए। यानी इस प्रकार की ग्रांट मिलती रहती है और बहुत से देश व संस्थाएं, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स की वाइफ के नाम पे, वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती है। तो गवर्नमेंट भी ये काम करती है और प्राइवेट लोग भी ये काम करते हैं, जो ग्रांट देते हैं, जिनमें हमें कोई वापसी नहीं करनी। अब कर्ज के रूप में 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो ये प्राइवेट संस्थान ला सकते हैं कर्ज, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियल हाउस या अन्य। क्या? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर जियो को आज कर्ज चाहिए तो वो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स या किसी व्यक्ति या अन्य इन्वेस्टर से कर्ज ला सकता है। उसे कहते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, विदेशी वाणिज्यिक उधारी। विदेश से क्या आ रही है? कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वाणिज्यिक उधारी। तो या तो क्या आएगा पैसा? इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी, या सेकेंडली क्या आएगा? कंट्रीज डेब्ट, हमें देशों से कर्ज मिलता है। जापान से बुलेट ट्रेन के लिए हमने कर्ज लिया हुआ है, मेट्रो के लिए कर्ज लिया हुआ है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और जापान का भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो सब लगातार यहाँ देश में चल रहे हैं। और उनके लिए हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से कंडीशन लेस, अर्थात बिना शर्त का कर्ज लेते हैं। शर्त रहित कर्ज की प्राथमिकता हमें नहीं है, ना हम लेते। तो हमारे मित्र राष्ट्र कर्ज देते हैं, ठीक, जिनकी शर्त ये नहीं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर दबाव बने कि यूएसए से हमने कर्ज लिया और कल को वो हम दबाव डाल दे कि ईरान से तुम्हें तेल नहीं लेना है, तुम्हें उससे व्यापार नहीं करना है। तो वैसा कंडीशनल डेब्ट हम नहीं लेते, हम लेते हैं अनकंडीशनल, बिना शर्त का कर्ज। तो हमारे मित्र राष्ट्र जिसमें जापान है, ब्रिटेन है, एट्सेट्रा कंट्रीज हैं जो हमें कर्ज दे रही है, ठीक है, जिससे हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहे हैं, यहाँ विकास वाली गतिविधियाँ। अब कुछ कर्ज हम कहाँ लेते हैं? संस्थानों से, जो अलग अलग रूप में मिलता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रवासी मजदूरों के लिए इत्यादि के लिए भारत सरकार को ऋण की सहमति दी है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए लगातार भारत सरकार को कर्ज मिलता रहा है।
गंगा मिशन के लिए मिलता रहा हो, किसके अलग अलग प्रोग्राम थे सैनिटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो वर्ल्ड की अलग अलग संस्थाएं हमें फंडिंग करती हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो ब्याज रहित कर्ज देती है, कोई ब्याज नहीं लेती है। इजी फाइनेंस है विकासशील देशों के लिए, तो संस्था भी कर्ज देती है, देश भी देता है और प्राइवेट भी लेके आती है। तो अल्टीमेटली जो भी एक कर्ज आएगा वो या तो गवर्नमेंट लेके आए या प्राइवेट लेके आए। ठीक, दोनों ही प्रकार के कर्ज दो प्रकार के होंगे, या तो शॉर्ट टर्म के होंगे, अभी चुकाने होंगे 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, या फिर लॉन्ग टर्म के होंगे, क्या 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो विदेश से आने वाला प्रवाह 2 प्रकार का है, या तो कर्ज के रूप में आएगा इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट बोरोइंग्स प्रोग्राम, और ग्रांट सरकार दे या कोई प्राइवेट दे। जो कर्ज आएगा वो प्राइवेट लेके आएंगे, विदेशी वाणिज्यिक उधारी कंट्री से लेके आएंगे और संस्थानों से लेके आएंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से किसी भी रूप का हो, कैसा होगा, अल्प अवधि का और दीर्घ अवधि का। अल्प अवधि की ऋण सरकार बचती है और बचना चाहिए, क्योंकि देनदारी तुरंत होती है और ब्याज दरें अधिक होती है। तो भारत सरकार अपने अल्पावधि कर्जे को समय से पहले चुकाना चाहती है, समय से पहले, और इसको कम से कम करने का प्रयास कर रही है। आज भी अगर हम बात करें तो भारत की विदेशी कर्ज लगभग $586 बिलियन है, मे बी मोर देन दिस। द फॉरेन डेब्ट ऑफ इंडिया, भारत का विदेशी ऋण। तो इस ऋण का मैनेजमेंट हम लगातार कर रहे हैं और ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेइंग एक बड़ी मद है, बड़ा आर्टिकल है भारत के बजट में। ठीक, अब कुछ ऐसी मदें हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक पक्षीय हैं, जिनका केवल इनफ्लो भारत में हो रहा है, जो केवल इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ से जा कहीं नहीं रहे हैं। क्या है ये मदें? हमने क्या पढ़ा था कि एक निश्चित अवधि में, इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ भारत के समस्त आर्थिक सौदों का, आर्थिक सौदे, कोई भारत में पैसा लगाए, हम कहीं से कर्जे लाएं, कोई हमें अनुदान दे दे, या सीधा हमारे पास पैसा आ जाए बिना कहीं से, कौन देगा वो देखते हैं। उन सब का लेखा जोखा वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चालू खाते में व्यापार आदि के माध्यम से, और पूंजी खाते में निवेश के रूप में, कर्ज के रूप में, अनुदान के रूप में, और अंतिम क्या है? एक पक्षीय मदें, यूनिलेटरल आर्टिकल्स। कैसे आर्टिकल्स हैं? ऐसी मदें कि हमारे भारतीय 100 से अधिक कंट्री में रहते हैं और जो अपना पेट काट के पैसा इकट्ठा करते हैं। 80 लाख भारतीय हमारे गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं, अरब देशों में, सऊदी अरब में, UAE में, कतर में, एट्सेट्रा में, जिनके लिए वंदे मातरम मिशन वर्तमान में चल रहा है। उन सब भारतीयों को मुश्किल वक्त में हम अपने घर लेके आ रहे हैं। अर्थात ऐसे भारतीय संपूर्ण विश्व से, अक्रॉस द वर्ल्ड, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, खाड़ी के देश, इन सब से स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, सभी तरह के लोग हैं। तो वो हमारे पास क्या भेजते हैं? एक पक्षीय प्रवाह। तो वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट 2020, इंडिया लगातार वर्ल्ड में नंबर 1 है कि हमारे भारतीय लगभग पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारत का है। यानी वर्ल्ड नंबर 1 डायस्पोरा इज ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय किसका है? भारत का। ऑफिशियली अप्रोक्सीमेट 2.25 करोड़, 1.70 करोड़ इतने लोग भारत के विदेशों में रहते हैं। अनऑफिशियली ये फिगर कितनी है? 100 प्लस कंट्रीज और 2.5 करोड़ प्लस लोग जो विदेशों में रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 2, क्या? या तो वो NRI हैं या वो OCI हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्होंने नागरिकता भारत की छोड़ दी है और कहीं और की नागरिकता ले ली है। ठीक, पहले जानते थे किसी नाम से PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनका अब वास्तविक नाम क्या है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो NRI जिनकी बिना नागरिकता भारत की है, अभी फिलहाल अमेरिका में काम कर रहे हैं या कहीं अन्य काम कर रहे हैं, तो ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और भारत में भेजते हैं। और लगभग $80 बिलियन, 80 अरब डॉलर, $80 बिलियन,
ये रकम भारत में भेज रहे हैं हमारे प्रवासी समुदाय, इंडियन डायस्पोरा। और एक पक्षीय, आपके भाई बहन अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, वो जो पैसा भारत में भेज रहे हैं वो एक पक्षीय है, उसका इस्तेमाल आप करें या उस खाते में वो पैसा पड़ा रहे, हमारे पास विदेशी मुद्रा में पैसा आ गया है और विदेश से आ गया है, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। रेमिटेंस, जिसे कहते हैं रेमिटेंस, अर्थात एक पक्षीय विदेश से आने वाला भारत का पैसा। सेकंड क्या है, एनआरआई ने बहुत सारे डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिन्हें हमने अलग अलग प्रकार की टैक्स रिबेट या टैक्स में छूट दे रखी है, तो वो सब डिपॉजिट्स जो एनआरआई ने कर रखे हैं, ऑल काइंड ऑफ बैंक कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, बैंकों में खाते खुले पड़े हैं और अलग अलग प्रकार के लगभग 40 कंट्री में, हमारे कंट्री में बैंक काम कर रहे हैं, अलग अलग एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत से कंट्रीज में है। तो उनके जो भी डिपॉजिट्स हैं, चूँकि वो बैंक इंडियन से, तो वो डिपॉजिट भी किसके हैं, इंडिया के लिए हैं, एक पक्षीय हैं। तो रेमिटेंस, एनआरआई आदि के माध्यम से डिपॉजिट पैसा, और बैंक कैपिटल्स और डिपॉजिट्स, ये सब क्या हैं, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। सिंपली किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट दो फॉर्म का होगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। यानी अगर किसी भी देश में चालू खाते का घाटा अर्थात व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा, तो इट इम्पैक्ट निगेटिवली ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी अब अलग अलग प्रवाह के माध्यम से हमारे पास पैसा आया, अगर इन दोनों का बैलेंस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसा है, पॉजिटिव, तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये क्या रहेगा, भरा हुआ। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये क्या रहेगा, खाली या घटता हुआ। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है विदेश से भी, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, और इन सब के माध्यम से हम कर रहे हैं क्या मैनेज। आप आंकड़न लगा सकते हैं कि हमने 586 बिलियन डॉलर का तो कर्ज लिया हुआ है, तो मैंने रफली कह दिया कर्ज तो इतना है, लगभग 40-50 बिलियन डॉलर का हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और 80 का डॉलर का क्या आ रहा है ये। तो रफली इन सब का हम पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दें, 586 में से लगभग 120 के आसपास घटा दें, तो इंडिया का जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है प्रेजेंटली ऑन 15 मई 2020 इट इज 485 बिलियन डॉलर। यानी वर्तमान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना, 485 बिलियन डॉलर है, ठीक। अब इसमें शामिल क्या होता है, द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ 4 काइंड ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट, विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ, तो हमारे भारतीय विश्व में हर जगह हैं जो अलग अलग प्रकार की करेंसीज हमारे पास भेज रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास उपलब्ध हैं और उसे एज पर डिमांड ऑयल, पेट्रोलियम, गोल्ड हम इस्तेमाल करते रहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार इसका पार्ट है। सेकंड, गोल्ड रिजर्व, हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया हुआ है कि भारत सरकार हर 6%, तो इसके बदले में हमें क्या मिलता है, वहाँ पे एक पेपर करेंसी, एक आर्टिफिशियल करेंसी जो नहीं चलती, जो चलती कहीं नहीं है, ना कोई सिक्का उसका, ना कोई उसका नोट, विच आर ओनली यूज इन IMF ओनली। तो हम पढ़ रहे थे क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि पॉजिटिव हो तो विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा, निगेटिव हो तो विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा, और चालू खाते का घाटा अर्थात विदेश व्यापार में होने वाले प्लस और माइनस, निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। दुर्भाग्य से भारत के विषय में ये निगेटिव है। तो अगर हमारा सारा हिसाब किताब हम देखें, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो हमारा रफली कर्जा कितना है, 586 बिलियन डॉलर हमने इतना कर्ज लिया हुआ है। इसमें हमें कुछ घाटे हो रहे हैं, 80 बिलियन डॉलर इस कर्ज से अलग हमारे पास नेट फ्लो आ रहा है, NRI डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, एटसेट्रा। तो इन सब का हिसाब किताब अगर लगाते हैं दोनों का प्लस माइनस, तो हम फिलहाल कहाँ हैं, पॉजिटिव में। लेकिन इंक्लूडिंग डेप्ट हमारे पास कर्जे वगैरह भी और देनदारियाँ भी हैं, ठीक। 586 कर्जा प्लस 80 बिलियन डॉलर, ये मान लीजिए 660 समथिंग कुछ हो गया, 120 घटाते हैं तो कितना आता है,
450 समथिंग कुछ, तो ये 485 सारा हिसाब किताब क्या चाल पूंजी खाता पूरा, निवेश लगभग 60 और 80 140 और 586, यानी 6 8 और 4 12, 5 और 6 1 7, 726 और लगभग 120, यानी नियर अबाउट 500, और प्लस माइनस करें तो 485 बिलियन डॉलर आज हमारा क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार। अपने सारे पूंजी खाते, कर्जे आदि सब जोड़ के चालू खाते के जो आज हमें घाटे हो रहे हैं, तेल ज़्यादा लाने से, सोना ज़्यादा लाने से, निर्यात हमारा कम हो रहा है, इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, तो इन सब का बैलेंस विदेशी मुद्रा भंडार कितना फिलहाल हमारा 485 बिलियन डॉलर। प्रेजेंटली इट इज जो विश्व में चौथे 5वें नंबर पे चल रहा है। और इस विदेशी मुद्रा भंडार के 4 मुख्य भाग हैं। पहला, इसमें कुछ संपत्ति विदेशी मुद्रा की हैं। दूसरा, स्वर्ण भंडार है। भारत ने अपनाई हुई है MRS सिस्टम प्रणाली। पहले तो ताकि जितने आप नोट छापेंगे उतना रखना पड़ेगा आपको गोल्ड, उसे बाद में बदल दिया गया 1957 में। और क्या अपना लिया कि अपने पास आप एक न्यूनतम फंड रखेंगे 200 करोड़ रुपये का। किस फॉर्म में? सरकारी प्रतिभूति 115 करोड़ की और 80 करोड़ का सोना। तो स्वर्ण भंडार हमारे पास है दुनिया का 10वां सबसे बड़ा, ठीक। गोल्ड रिजर्व वो भी कहाँ है? विदेशी मुद्रा भंडार का पार्ट है। SDR जो IMF में हमारा रिजर्व है, हमने IMF में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। एग्जैक्ट बात करूं तो IMF में हमारा शेयर 2.76% है। और भारत ने IMF में हमारे पास एक रिजर्व या एक भंडार है जो उसके कुल भंडार का 2.76% है। इट इज इंडियाज शेयर इन IMF एज ए रिजर्व, जिसके बदले में हमें जारी की गई है करेंसी जिसे कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, जो ना कहीं चलती ना नोट्स और सिक्के छपते इसका क्या करते हैं, केवल इसका उपयोग केवल IMF में ही होता है। तो जो अरबों डॉलर्स हमने IMF में दिए हुए हैं उसमें हमें 2.76% की हिस्सेदारी मिली हुई है। इसी से तय होता है हमारा वोट शेयरिंग IMF के अंदर, जो फिलहाल 2.64% है। भारत के वोट की वैल्यू कितनी IMF में? 2.64% एज पर ही शेयर, जैसा अपना हमारा वहाँ पे शेयर है। और इसके बदले में हमें क्या 13,114 मिलियन SDR जारी किए गए हैं, जिस रिजर्व को हम कहाँ काउंट करते हैं? अपने विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर। यानी इस करेंसी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? IMF में। तो विदेशी मुद्राएं हमारे पास है, डॉलर हैं, येन हैं, युवान हैं, यूरो है, एटसेट्रा। स्वर्ण भंडार है। और विदेशी मुद्रा जो हमने लगा रखी है कहाँ? IMF में, उसका हमें मिला हुआ है कुछ परसेंटेज, जिसे IMF ने कन्वर्ट कर रखा है SDR में। तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट और SDR कोटा भी किसका पार्ट है? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का विशेष आहरण अधिकार, जो कितनी वैल्यू है इसकी? 13,114 मिलियन SDR हमारे पास हैं विद रेस्पेक्ट टू 2.76% शेयर, विच इज 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी IMF में 8वां सबसे बड़ा भागीदार है इंडिया, 8वां सबसे बड़ा। आने वाले टाइम में ये हिस्सा हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पे है USA 17.46%, 2 जापान और 3 चाइना। जापान का शेयर IMF में है 6.48 और चाइना का है 6.41%, ठीक है। हमारा 8वां सबसे बड़ा है। तो ये हमने जाना अब तक विदेशी व्यापार क्या था, आयात निर्यात, कैसे विदेश व्यापार नीति बनती है, क्या उसकी प्राथमिकता उद्देश्य होते हैं, भुगतान संतुलन, एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ भारत के समस्त आर्थिक स्रोतों का लेखा जोखा, चालू खाते पर, पूंजी खाते पे, इनके बैलेंस का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट फिलहाल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में है, जो प्रेजेंटली इतना है, चौथे 5वें नंबर पे है विश्व में। और इसके अंदर ये सब शामिल होते हैं विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार, SDR और IMF रिजर्व। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम टॉपिक की ओर, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अंतिम टॉपिक है आज का ये,
विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन और एक्सचेंज रेट। तो विनिमय दर क्या होती है, अब जानते हैं इसके बारे में। एक्सचेंज रेट, तो सबसे पहले जानेंगे एक्सचेंज रेट की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा। तो सिंपल सा वर्ड है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट, उसका सापेक्ष मूल्य विदेश की अन्य मुद्राओं के साथ, इसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। जैसे आज हमारी घरेलू मुद्रा डॉलर के सापेक्ष 74.5 रुपये चल रही है, तो देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य ही एक्सचेंज रेट कहलाता है। अर्थात हमारे घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष किस रेट पे है। अब इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं कि ये कैसे आए 75 रुपीज़, 1 रुपी $1 क्यों नहीं, ठीक। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं। क्या कंसेप्ट्स हैं? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी ये एक्सचेंज रेट तय करने के दो मुख्य सिस्टम्स हैं। क्या? दो प्रणाली हैं एक्सचेंज रेट तय करने, किसी चीज़ का भाव तय करने की, एक के सापेक्ष दूसरे का। तो क्या है? जो पहली प्रणाली है स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, उसके दो पार्ट हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड और एक ब्रेंटन वुड्स, जिसका एक सम्मेलन हुआ और बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, इसे कहते हैं ब्रेंटन वुड्स। तो स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी स्थिर रखने वाली, अपनी एक्सचेंज रेट को स्थिर या स्टेबल रखने वाली प्रणाली। क्या? स्वर्णमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। क्या है? 1920 से पहले यही प्रणाली चल रही थी। और क्या प्रणाली थी ये, और इसमें समस्या क्या आई? दुनिया भर के देश, जैसे एक ब्रिटिश पाउंड जब ब्रिटेन छापती थी और जनता को उसे बांटती थी, तो उसके बदले में 14 ग्राम या 40 ग्राम ऐसा करके सोना रखा करती थी। तो इसकी अवधारणाएं दो प्रकार की हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्टेबल या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो स्थिर वाली प्रणाली है एक्सचेंज रेट की स्टेबल, वो दो प्रकार की है, गोल्ड एंड ब्रेंटन वुड्स। तो गोल्ड को देखते हैं। 1920 से पहले क्या समस्या थी कि दुनिया में सबसे पहले चला था बार्टर सिस्टम, यानी सिर्फ सामानों की अदला बदली होगी, लेकिन उसके सामने कुछ समस्याएं थी। द इशू ऑफ फंजेबिलिटी, यानी आप अपने सामान को टुकड़ों में करके नहीं बांट सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, किसी हीरे वाले व्यक्ति को अगर चाय पीनी हो तो केवल सामानों की अदला बदली हो, तो कोई व्यक्ति अपने हीरे के जन टुकड़े करे कि उसे 1 कप चाय मिल जाए, या ऐसा हो जाए कि वो हीरा किसी को दे दे और वो 2-3 जन्म तक उसकी चाय बनाता रहे। यानी वो समस्या किसकी थी? द इशू ऑफ फंजिबिलिटी, यानी अपने सामान को तोड़कर कैसे बेचें। क्या? ड्यूल कोइंसिडेंस, कि जब सामानों की अदला बदली दुनिया में हुआ करती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो अब दोहरा संयोग होना बड़ा जरूरी था। क्या? कि आपके सामान की नीड किसी और को हो और किसी और के सामान की नीड आपको हो, तब जाके आपका सामान बिकेगा। आप कद्दू लिया घूम रहे हैं, हमें कद्दू की ज़रूरत नहीं है, और 4-5 दिन बाद कद्दू खराब हो जाएगा, तो आप उसे कैसे बेचेंगे? समय, धन, सब की हानि होने वाली थी। तो इन सब समस्याओं का निजात कर दिया क्या कि दुनिया के देश व्यापार करना शुरू करते हैं धातुओं में। तो धातुओं की डिमांड दुनिया में बढ़नी शुरू होती है, उनके लिए सभ्यताएं पनपती हैं, मिटती हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं। तो वो धातुएं, पहले सोना थी, फिर चांदी आती है, फिर सिक्के बनते हैं। जब उन सिक्कों की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, सोने और चांदी वालों की भी, तो उनमें मिलावट होती है। जैसे भारत में जीतल या अन्य, अर्थात फिर आता है टकाया अन्य, अर्थात अलग अलग सिक्के चलते हैं, लेकिन उनसे भी धातुओं की डिमांड बढ़ती है। तब दुनिया में आती है पेपर करेंसी, कि अब हम सिर्फ कागज़ छाप के दिया करेंगे, हम धातु वाला चक्कर ही छोड़ देंगे। तो दुनिया उस वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से कैसे करेंसी तक आई, और करेंसी तक आने में उसे क्या चुनौतियाँ पेश आई। तो जब सबसे पहले दुनिया में करेंसी आई, तो जो सिस्टम था वो क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अर्थात दुनिया का हर देश जब अपनी पेपर करेंसी छापता था, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटेन ने 1 पाउंड दिया, तो अब तक तो मेरे पास क्या था? हर धातु के सिक्के की खुद की एक वैल्यू थी। राजा लेने से मना कर देगा तो मैं पिघला किसी को बेच दूंगा, इसकी वैल्यू तब भी मुझे उतनी ही मिल जाएगी।
लेकिन अगर मैं एक कागज़ पे लिख के ये दे दूं कि 2000 रुपये, तो अब इस कागज़ की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इस पे लिखी हुई बात की वैल्यू है। तो अब इस पे लिखा हुआ है दुनिया के हर कागज़ के ऊपर क्या, कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, साइंड बाय RBI गवर्नर। यानी दुनिया के हर सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपनी मुद्रा छाप के उस पर ये लिख के साइन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये नोट प्रचलन में ना हो या ऐसे में बंद कर दूँ, जैसे नोटबंदी में हमारे यहाँ हुआ, तो वो नोट तुम मेरे पास ले आना। वचन कौन दे रहा है? जो आम जनता नोटों को ले दे रही है, ये वचन नहीं दे रही है, वचन दे रहा है RBI गवर्नर कि ये नोट्स मेरे पास ले आना। और जब ये नोट मैंने छापा था तो इस प्रकार छापा था क्या, कि 1 पाउंड बराबर अगर ब्रिटेन ने छापा होता तो बराबर क्या रखा हुआ था? 15 ग्राम गोल्ड। यानी वो 1 रुपये का नोट तब छापता है ब्रिटेन जब उसके भंडार में क्या हो? 15 ग्राम सोना। ठीक, अगर अमेरिका छापती है तो क्या छापती है? 5 ग्राम गोल्ड। ये जस्ट एग्जाम्पल है, 5 ग्राम गोल्ड। अर्थात अगर भारत वाले छापेंगे 1 रुपये तो उन्होंने कहा हमारे पास तो फालतू गोल्ड नहीं है, हम रखेंगे 1 ग्राम गोल्ड को। ठीक है, तो अब दुनिया में इन देशों की मुद्राएं अगर हमें तुलना करनी हो तो किसके सापेक्ष तुलना होगी? तुलना होगी गोल्ड के सापेक्ष। यानी 1 पाउंड में कितने आएंगे? 15 रुपये, क्योंकि तुलना कहाँ से हो रही है? गोल्ड से। और 1 पाउंड में 15 तो रुपये, और 1 पाउंड में 3 क्या आएंगे? डॉलर। ऐसे विश्व की मुद्राएं आपेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तनशील होनी शुरू हो गई। लेकिन इसकी समस्याएं बहुत बड़ी थी। क्या समस्याएं थी? दुनिया का हर देश करेंसी छापता और प्रोमिस लिख के देता कि ये मेरे पास ले आना और इतने ही मूल्य का मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा। तो उसके पास स्वर्ण भंडार बड़ा होना चाहिए। देशों की डिमांड बढ़ने लगी। किसकी डिमांड बढ़ने लगी? आर्थिक गतिविधियों की। अब अगर आपके पास भयंकर स्वर्ण भंडार है तो आप उतना ही नोट छाप सकते हैं, जनता में बांट सकते हैं, और जनता उतने ही पैसे से क्या कर सकती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड एट्सेट्रा, प्रोडक्शन एट्सेट्रा, हर चीज़, पेमेंट, पे, सैलरी, सब कुछ। तो अब जैसे डिमांड बढ़ेगी, करेंसी की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने से सरकार तनख्वाहें देगी, सेना रखेगी, बहुत से खर्चे करेगी, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। और गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो पूरे विश्व में से पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, इससे दाम बढ़ते जाएंगे। तो तब सरकारों ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार ने धातुओं की डिमांड को भयंकर रूप से बढ़ा दिया। तो तब जाके ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात ही चेंज होना शुरू हो गया। और क्या कहा गया कि दुनिया इस सिस्टम से चेंज करे अपने आप, और कहाँ ले आए? ब्रेंटन वुड्स प्रणाली पे, ताकि क्या हो सके कि अब दुनिया में जो भी हमारे पास ये नोट हैं, जो आज की तारीख की बात है, वो सिस्टम ये है ब्रेंटन वुड्स। क्या है कि अब भी नोट जारी हो रहे हैं, करेंसी नोट्स, तो उन पे लिखा हुआ है मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। तो आप मेरे पास जब ये 2000 का नोट या डॉलर पाउंड लाएंगे किसी कंट्री के पास, तो वो बदले में आपको उसके समतुल्य, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू के दूसरे नोट या सिक्के देगा, ना कि आपको गोल्ड देगा। यानी ऐसा सिस्टम जिसके सापेक्ष आपको गोल्ड रखना ना पड़े, और दुनिया की कोई अंतर्राष्ट्रीय करेंसी इसके सापेक्ष मानने के लिए रख ले जाए। तो क्या रखा गया है? 19 के बाद से, चूंकि ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक बना, और डोमिनेसी या एक प्रकार की अमेरिकी छाप हर जगह छूटने लगी, तो उसकी मुद्रा को ही आधार मान लिया गया। यानी दुनिया की हर करेंसी अपना मूल्य तोलेगी या एक्सचेंज करेगी, किसके सापेक्ष? डॉलर के। और डॉलर की वैल्यू तय कैसे होगी? ऐसे ही। यानी डॉलर ऑलवेज क्या होगा? तुलना होगी गोल्ड के प्राइस से। तो डॉलर के भाव होने गोल्ड के प्राइस से तय, और इस डॉलर के बिहाफ पे क्या होगा? दुनिया की हर करेंसी अपने आप को एक्सचेंज रेट में तय करेगी कि $1 बराबर कितने येन, कितने पाउंड, कितने रुपी, एट्सेट्रा। तो दुनिया में आज क्या चल रही है? तो दुनिया का हर देश अब करेंसी जारी कर रहा है। उस सापेक्ष में जितनी करेंसी जारी कर दी है उतने ही हमने स्वर्ण अपने पास रखे हैं, स्वर्ण भंडार रखा है, ऐसा अब नहीं है। ठीक है, तो दुनिया का हर देश अपनी करेंसी को एक्सचेंज करता है विद द डॉलर, और डॉलर
किस रेस्पेक्ट में होता है चेंज? विद रेस्पेक्ट टू गोल्ड। यानी अब भी सोना है लेकिन बस भाव तोल के लिए उतनी वैल्यू का सोना अपने पास रखना पड़ता नहीं। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्या स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या तो गोल्ड के सापेक्ष था या किसके हो गया? डॉलर के, और हर देश ने अपनी मुद्रा को इसके सापेक्ष चेंज करना शुरू कर दिया। अब अगर ये करेंसी रेट्स एक देश की करेंसी के दूसरे देश के साथ में, यानी वन कंट्री विद द अदर, कैसे होते हैं? दो प्रकार से तय होते हैं। क्या? एक बाजार आधारित बाय मार्केट फोर्सेज और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। यदि किसी भी देश की करेंसी एज लाइक डॉलर इक्वल टू रुपीज जब तय होगा तो डिमांड सप्लाई से होगा। इसे कहते हैं फ्लोटिंग, कन्वर्टेबल और फ्लेक्सिबल। फ्लोटिंग, कन्वर्टेबल और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी यदि मार्केट फोर्स ये तय करती हो कि आज क्या भाव होगा डॉलर का, क्या होगा रुपये का, तो क्या होती है मार्केट फोर्स? इस देश में कितना हमारे पास डॉलर है और कितनी उसकी डिमांड है। हमने कहा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 100 बिलियन डॉलर क्या है एज ए रिजर्व विदेशी मुद्रा का एग्जाम्पल के रूप में, और हमें डिमांड कितने की? 200 बिलियन डॉलर की। तो अब रेट तय होने शुरू हो गए हैं। क्या? डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे किसके? डॉलर के। ड्यू टू गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है और वो अधिक मूल्य छापता एक देश से इस्तेमाल 150 कंट्री करते हैं। तो इसीलिए क्या डिमांड उसकी ज़्यादा है और सप्लाई उसकी इतनी नहीं है। तो हर देश अपने देश में डॉलर की उपलब्धता और उसकी डिमांड के अनुसार ही क्या करेगा? भाव तय करेगा बाय मार्केट फोर्सेज। इसमें सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसे कहते हैं क्या? डिमांड बेस्ड सप्लाई और मार्केट फोर्सेज के द्वारा किसी देश के एक्सचेंज सिस्टम को तय करना। तो भारत में आ रहा डॉलर फ्लो और भारत में डॉलर की डिमांड कंपनियों को हो, आदमियों को हो, सरकारों को हो, एटसेट्रा, उसके आधार पर दाम तय होते हैं पर डे। ठीक, अब ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोहरी विनिमय दर प्रणाली। कैसा ड्यूअल? यदि किसी इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज रेट तय करता हो मार्केट फोर्सेस अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई, बट सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर टू इंटरवीन दिस, और इसमें किसी देश का केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता हो एज पर इकोनॉमिक सिचुएशंस, आर्थिक गतिविधियों के अनुसार, अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार, तो उसे क्या बोलेंगे? दोहरी। दोहरी कैसी? ये तो एक प्रणाली है बस, अकॉर्डिंग टू मार्केट के साथ साथ आरबीआई उसे वॉच कर रहा है कि सिचुएशन ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिवैल्यूएट, वैल्यू गिराएगा भी और वैल्यू बढ़ाएगा भी, एटसेट्रा। ठीक है, मार्केट फोर्सेज ने डॉलर को $1 कर दिया है 100 रुपये का। एग्जाम्पल लेता हूँ, कितना कर दिया? $1 100 रुपये का। तो बाहर से आने वाला तेल महंगा, सोना महंगा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब महंगे हो चुके हैं। तो अब क्या करें? अब सरकार कहेगी कि मेरे पास विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है, लो मैंने अपने भंडार में सप्लाई को इतना बढ़ा दिया। तो बढ़ा तो दिया सरकार ने, सप्लाई एक्स्ट्रा डाल के अपने फंडों में से, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से, तो जो मार्केट फोर्सेज है उसे इफेक्ट किया। तो यही प्रणाली क्या है? जब सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था में अपनी करेंसी या देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखने के लिए, उन्हें बैलेंस रखने के लिए इंटरवीन करती है, तो उसे कहते हैं ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोहरी विनिमय दर प्रणाली। बाजार शक्तियों के साथ सेंट्रल बैंक भी इसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता हो। सिंपली भारत ने यही प्रणाली अपनाई हुई है, दोहरी विनिमय दर प्रणाली। कैसे? 1920 से पहले हमारे पास भी क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड, और गोल्ड हमारे पास था नहीं बड़ी मात्रा में, तो हमने लाना पड़ रहा था, इसकी डिमांड बढ़ रही थी, तो हम भी इसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गए? 1928 से 1975 तक हम कहाँ चले? ब्रेंटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी ब्रेंटन वुड्स प्रणाली के ऊपर। और हमने अपनी करेंसी को जिसके सापेक्ष रखा, जिसके चेंजेबल बनाया, जिसे आधार बनाया करेंसी को, बेस, वो थी कौन? स्टर्लिंग पाउंड, क्योंकि हमारा संबंध ब्रिटिश कॉलोनीज से कहीं अधिक था एज कंपैरिजन टू यूएसए या अदर्स। लेकिन आफ्टर 1975 यूएस इकोनॉमी इमर्ज एक्सट्रीमली फास्ट और कैप्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड एक्सेट्रा।
1975 के बाद से विश्व में अमेरिकी भागीदारी अर्थव्यवस्था की, मुद्रा की बहुत तेजी से बढ़ने लगी और हमने उसके बाद से क्या अपनाना शुरू कर दिया? डॉलर, पाउंड, येन, यानी करेंसियों का हमने एक बास्केट बना दिया और इनके सापेक्ष हम अपनी मुद्रा को चेंज करने लगे, डॉलर, पाउंड, येन एटसेट्रा। हमने ये भी क्या थी, एक ब्रेंटन वुड्स प्रणाली, और क्या था 1992 तक हम इसे रखते थे स्टेबल, यानी जो भाव तय कर दिया आरबीआई ने वही भाव रहेगा, मार्केट फोर्सेज कुछ भी रहें, डिमांड सप्लाई कुछ भी रहे, भाव कौन तय कर रहा है? आरबीआई। तो क्या था 1992 तक? स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी इंडिया फॉलो द स्टेबल, सरकार तय करती थी दैट्स ऑल कि ये भाव रहने वाला है विदेशी मुद्रा का। लेकिन आफ्टर 1992 एंड एरा ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जब से हमने अर्थव्यवस्था को विदेशियों के लिए खोल दिया, कंपनियों के लिए, देशों के लिए, तो उनका निवेश हमारे पास आ रहा है, ग्लोबल कंपटीशन हमारे पास आ रहा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा की सप्लाई बढ़ रही है। तब हमने क्या अपना ली है? ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रेजेंटली आज तक, अर्थात मार्केट फोर्स ही तय करेंगे, डिमांड सप्लाई ही तय करेंगे एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर एंड रुपीज़ एंड अदर करेंसीज, बट गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन दिस सिस्टम, परंतु इसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, अपनी करेंसी को अप एंड डाउन करती रहती है। ठीक है, अब चलते हैं कितने प्रकार के होते हैं एक्सचेंज रेट। बेसिकली ये 3 प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं। कौन से? नाम मात्र की विनिमय दर प्रणाली, नाम मात्र की नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नॉमिनल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अर्थात जो भी आज भाव चल रहा है करंट प्राइस पर, बस अब काट दे रहा हूं। अब देखते हैं विनिमय दर कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार की है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट या नाम मात्र की विनिमय दर प्रणाली, जब किसी विदेशी मुद्रा का दाम घरेलू मुद्रा में उसके करंट प्राइस पे तय किया जाए, यानी जो उसके आज के दाम हैं, करंट प्राइस चल रहे हैं, उसी पे उसका दाम तय किया जाए, ये करंट प्राइस सिस्टम है। अर्थात आज दाम चल रहे हैं 75 तो उसी पे दाम तय हो, इसे कहते हैं नॉमिनल, नाम मात्र की एक्सचेंज रेट, नाम मात्र की, जो आज का है वही भाव है बस। ठीक है, नाम मात्र की प्रभावी विनिमय दर जो इफेक्टिव की हमने, क्या इफेक्टिव की कि डॉलर का भाव हम लगातार चेक करते रहें पिछले 1 हफ्ते में, 1 माह में, इस प्रकार से जो उसका एवरेज निकल के आए उसे हम क्या कर दें, एक्सचेंज रेट के रूप में फिक्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब 74 है, कल को 73 है, परसों 76 है, इसका जो एवरेज निकल के आए अगर हम उसे ले लें तो उसे कहते हैं नाम मात्र की प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और यदि यही चीज़ कोई सेंट्रल बैंक करता हो, यानी जो भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उस सिस्टम को कोई सेंट्रल बैंक फॉलो कराता हो और वो तय करता हो इस चीज़ को, तो इसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी अक्सर यही देखने को मिलता है। और ये तय करता है कैसे? ऑन मार्केट फोर्सेज एंड पर्सनल इंटरवेंशन इफ नीड, यदि आवश्यकता हो तो। जैसे भारत में $1 कितना 75, रोज़ के रोज़ भाव तय होते हैं, करंट प्राइस क्या चल रहा है, क्या डिमांड सप्लाई है, वो सब चेक करने के पश्चात। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि भारत ने किस प्रकार की प्रणाली अपनाई है, ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम आफ्टर द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के पश्चात, जिसमें मार्केट फोर्स तय करती है डॉलर के दाम को और आरबीआई करती है उसमें इंटरवीन अगर ज़रूरत हो तो। अब बढ़ते हैं आगे, एक्सचेंज रेट के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसे किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव हैं। तो इसकी 2 परिस्थितियाँ हैं, क्या कि कोई विदेशी मुद्रा, फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू, अगर ये 3 कंडीशन में मान लूँ कि $1 की ये 3 परिस्थितियाँ हैं, क्या 60, 70, 80 रुपीज़, तो इन 3 परिस्थितियों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम 2 काम करना चाहते हैं इस विदेशी मुद्रा से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी
आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हम कोई सामान देश में बनाते हैं और उसे बाहर बेच के आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल हम कमा के लाते हैं $1, तो हम क्या चाहेंगे कि विदेश से हमने सामान बेच के आए और कमा के लाए $1, तो वो देश में आते कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए 80 रुपीज़। ठीक, तो यहाँ इसका नाम क्या है कि हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिवैल्यूएट, रुपये की कीमत गिर रही है। कल को ऐसा ना हो जाए भारत का बन जाए पाकिस्तान, और वहाँ क्या हाल हो चुके हैं, 150-200 रुपये में क्या मिल रहा है, $1, इतने बुरे हाल है पाकिस्तान के। ठीक क्या, $1 बराबर 80 रुपीज़, तो इसे कहते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। जब किसी घरेलू मुद्रा के दाम विदेशी मुद्रा के सापेक्ष गिर रहे होते हैं तो ये नाम है डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। और अगर दाम बढ़ रहे हों तो यह है एप्रिसिएशन, अर्थात अधिमूल्यन। अगर आप विदेश से कुछ सामान लेके आना चाहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, गैस हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, एट्सेट्रा हो, तो बाहर से जब भी आप कोई सामान लेके आएंगे तो बाहर हमारी करेंसी तो नहीं चलती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर। तो हम चाहेंगे अपने घर के रुपये को कन्वर्ट कर ले डॉलर में, तो कितने कम पैसे में हमें क्या मिल जाए, डॉलर। हमारी इच्छा ये होगी, अर्थात आयातक या इम्पोर्टर्स चाहते हैं कि हमारा रुपया क्या हो जाए, मजबूत, कम से कम रुपये देकर हमें क्या मिल जाए, डॉलर। अमेरिका में आईफोन के दाम 80,000, अगर $1,000 का आईफोन है तो 70-75 रुपये से कितने होंगे, 75 से 80,000। जो भारत में आता है कितना हो चुके हैं, 1-1.5 लाख रुपये तक टैक्सों सहित। अर्थात दिक्कत किसकी आ चुकी है, दुनिया भर के टैक्सों की और इन एक्सचेंज रेट की। बाहर से आने वाला सामान महंगा होता जाएगा जितना हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा। तो दो परिस्थिति होती हैं इस एक्सचेंज रेट की, एक जब ये कमज़ोर हो और एक जब ये मजबूत हो। जब कमज़ोर होगी ये तो लाभ किसे होगा, निर्यातकों को। बाहर सामान बेच के आओ और देश में आते हो पैसा क्या कर लो, 80-80 गुना जितना तुम सामान बेच के आए। तो दुनिया भर के ऐसे एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ऐसे देशों में खिंचे आते हैं जहाँ पे क्या होती है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। जैसे चाइना, दुनिया भरी कंपनी अपना माल चाइना में बना के बेचती हैं, क्योंकि वहाँ बने हुए माल से उन्हें जब बेच के आते हैं तो चाइना में उसकी अधिक वैल्यू मिलती है, उससे अधिक प्रोडक्शन होता है, अधिक ही सैलरी पेइंग होती है, अधिक इन्वेस्टमेंट होता है, एट्सेट्रा। तो निर्यातक चाहता है अवमूल्यन रहे, आयातक चाहता है क्या, अधिमूल्यन रहे, अर्थात एप्रिसिएशन। जो सामान बाहर से लेके आएँ रुपया मजबूत और कहाँ आ जाए, सस्ते में। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है आरबीआई, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस, भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि के अनुसार से और बाजार भाव के अनुसार। तो अवमूल्यन और अधिमूल्यन सिंपल से वर्ड बता रहे हैं। जब भारत का रुपया क्या होता है, गिरता है, किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। और जब ये बढ़ता है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, जब इंडियन रूपी क्या करता है, इमर्ज या बढ़ता है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, तो गिरना अवमूल्यन और बढ़ना अधिमूल्यन। तो अब इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे और क्या निगेटिव इम्पैक्ट होंगे। अगर हम किसी भी देश में अवमूल्यन करते हैं तो एक मोटी सी बात है, एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत ने 3 बार ऐसा किया है अपनी हिस्ट्री में आज तक। क्या कि एक बार 1949 में भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान मॉडल को अपनाया और उसे कर्ज और बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत थी। तो जो सामान, जो मूल्य, जो कर्ज वो बाहर से लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बाहर से लाए $1 कर्जा लाए और वो देश में आते ही अभी 1947 में है कितने का, ₹1 का। तो तुम कर्ज जितना ला रहे हो वो देश में आते ही उतना ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे डिवैल्यूएट कर दूं, क्या कर दूं कि $1 बराबर हमने कर दिए ₹5 एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो रकम हम बाहर से लेके आए उसने भारत में अधिक परफॉर्मेंस की, आर्थिक गतिविधियाँ की, अधिक सैलरी वेतन भत्ते बांटे, अधिक इन्वेस्टमेंट किया, अधिक कंपनियां लगाई। तो हम इस देश में
इसका अधिक लाभ लेने के लिए इसे डिवैल्यूएट भी कर देते हैं। तो बहुत से कंट्री एक तो डिवैल्यूएट करते हैं क्या, इस कर्ज का अधिक उपयोग करने के लिए, ठीक। सेकेंडली, किसी भी देश में डिवैल्यूएशन होगा तो क्या बेनिफिट होगा, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ऑटोमेटिक खींचे चले जाएंगे। क्यों, जैसे चाइना में, कि चाइना ने जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया हुआ है, अवमूल्यन किया हुआ है डॉलर के सापेक्ष में। तो जैसे ही वो सामान विदेश में बिकता है तो वहाँ से बिकने के बाद जब वो पैसा लेके चाइना में आते हैं तो उसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा। यानी एक्सपोर्टर्स के लिए ये कंडीशन बहुत ही लाभदायक है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो सामान बाहर से आएंगे वो तुरंत ही महंगे होते जाएंगे, यानी आयात आपका बहुत महंगा हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही। क्या पड़ने वाला है, आपका तेल महंगा तो पूरा भाड़ा महंगा, पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन महंगा, उसके साथ देश में महंगाई की समस्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ गोल्ड महंगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे, एट्सेट्रा। यानी हर वो चीज़ जो आयात होकर देश में आती है वो सब महंगी हो सकती है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है किसका, अवमूल्यन का। अल्टीमेटली आप अपने पैसे की जो करेंसी वैल्यू है वो गिरा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पूरे वैल्यू पे, पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ने वाला है, हर व्यक्ति पे, हर चीज़ पे। देश में महंगाई बढ़ने वाली है। अगर आप 1 रुपये के 5 रुपये कर देंगे, मेरी जेब में 1 रुपया था डॉलर का, आपने कर दिए 5 रुपये, तो मेरा खर्च बढ़ गया, तो मेरी महंगाई भी बढ़ गई, अर्थात इनक्रीज द इन्फ्लेशन। तो डिवैल्यूएशन अगर किसी को करना हो तो कुछ शर्तें देश में होनी जरूरी हैं, तब जाके डिवैल्यूएशन हो सकता है। क्या शर्तें हैं वो देखते हैं अभी। अब देखते हैं एक्सचेंज रेट के क्या इफेक्ट हैं। पहला हमने देखा अवमूल्यन का, कि अवमूल्यन होने से अगर हम अपनी करेंसी को विदेशी करेंसी के सापेक्ष और कमज़ोर करते हैं तो उसे कहते हैं अवमूल्यन। इससे आयात महंगा होगा, जो इन्वेस्टर से निवेशक है वो आकर्षित होंगे यहाँ निवेश करने के लिए। कैसे, कि यहाँ बेचा गया सामान विश्व में जब बिक के आएगा तो यहाँ उसका वैल्यू अधिक होगी, अर्थात और कंपेटेबिलिटी विश्व में उसकी बढ़ेगी, सस्ते सामान बनाना संभव होगा। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब किसी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी हो, कीमतों में स्थायित्व, महंगाई ना हो, ठीक है। दूसरा, वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त हो, यानी एनफ सप्लाई ऑफ गुड्स इस देश में हो, और कोई और देश भी ऐसा ना करता हो। अगर बाकी देश भी इसी रेस्पेक्ट में डिवैल्यूएशन कर देंगे तो आपकी डिवैल्यूएशन का लाभ नहीं होगा, ठीक। आपको लाभ करना है तो बाकी देश ऐसा कर दिया ना करें, ठीक। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसमें हाल ही में आया था लिरा क्राइसिस। क्या क्राइसिस था, फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपने कर्ज लिया 20 साल 30 साल के लिए, आपने कर्ज लिया $1, ठीक है। अब 10 साल बाद आपने अपनी मुद्रा के दाम कम कर दिए, ठीक है। तो अगर हमने कर्ज लिया था $1, चुकाना कितना पड़ेगा हमें, $1, लेकिन हमने तो मुद्रा का दाम गिरा दिया है। तब तो $1 बराबर 1 रुपये था, तो हमने 1 रुपया दिया और $1 हमारा कर्ज पेमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसे गिराया तो तुरंत ही अब 20 साल बाद अगर हमने एग्जाम्पल ले रखा है $100 हमने कर्जा लिया था, अगर भारत ने कर्ज ले रखा हो $100 का विदेश से कर्ज ले रखा हो $100 का, तो चुकाने पड़ते अगर हम डिवैल्यूएट ना करते 100 रुपये ओनली। लेकिन जैसे ही डिवैल्यूएट किया, चुकाने कितने पड़े, 5 गुना पैसा उसका, 500 रुपये। यानी अब हमें जुगाड़ करना पड़ेगा 5 गुना अधिक अमाउंट का। तो इस डिवैल्यूएशन से समस्या खड़ी हो रही है, महंगाई की समस्या, सामानों की आपूर्ति की समस्या, ठीक है। और अदर कंट्री ने ऐसा कर दिया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और विदेशी ऋण की जो अदायगी है वो भारी पड़ती जाएगी। 2005 के आसपास तुर्की ने बड़ी मात्रा में ऐसा कर्ज ले लिया, अपनी मुद्रा डिवैल्यूएट कर दी, कर्ज 5 से 7 गुना हो गया। उन लोगों ने दबाव बढ़ाया जिनका कर्ज लिया हुआ था, और तुर्की के अंदर लिरा क्राइसिस पैदा हो गया, टर्किश लिरा क्राइसिस। तो ऐसा दुनिया के हर देश में हो सकता है अगर वो अधिक डिवैल्यूएट करेगा तो आयात महंगा हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अवमूल्यन के ये कंडीशन होंगी तो कर सकते हैं, फायदे ये और नुकसान ये। अब अधिमूल्यन, अगर हम इसे बढ़ा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा,
हमारे पास अधिक निवेश आएगा। अगर रुपया मजबूत हो रहा है तो इट शोज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी, अर्थात ये शो कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसका ट्रेड बढ़ रहा है, दुनिया भर के लोगों को रुपये की नीड बढ़ रही है, जिससे उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अर्थात यहाँ निवेश बढ़ेगा, यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कि जब हम यहाँ कोई सामान बनाएंगे तो विश्व में वो अधिक मात्रा में बिकने जाएगा और उसकी समतुल्यता क्या होगी, उसके सापेक्ष ज़्यादा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सामान बना 100 रुपये का और ब्रिटेन में जाकर क्या चल रहा है, वो जो सामान तुम यहाँ 100 रुपये का बना रहे हो ब्रिटेन में जाके बेच रहे हो, तो इससे 1 पाउंड का फिलहाल ये है। ठीक है, स्ट्रेंथन होगा तो वो सामान कितने में बन जाएगा, 60 रुपये में ही। अगर हमारा पाउंड के बराबर कितना आ जाए, 60 रुपये, तो हमें 40 रुपये का लाभ हुआ। तो मोर एक्सपोर्ट, हम प्रेरित होंगे और एक्सपोर्ट करने के लिए। और क्या बढ़ेगा, हमारा रेमिटेंस बढ़ेगा, जो बाहर से विदेशी लोग हमारे पास पैसा भेज रहे हैं वो रेमिटेंस बढ़ेगा। ठीक, अब बाहर से आने वाला आयात कम होगा। ये क्या होगा, जो बाहर से आयात है वो कम से कम हो गया, वो कम होता जाएगा अगर हम इसे बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, तो अवमूल्यन के फ़ायदे नुकसान क्या हैं और अधिमूल्यन के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। ठीक, अगर इनफ्लो देश में क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, कंडीशन ये है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर अपना चालू खाता घाटा भारत सरकार मैनेज कर लेती है, अपने कर्ज मैनेज कर लेती है, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज कर लेती है, तो वह ऑटोमेटिकली ही अपनी मुद्रा को एप्रिसिएट करती जाएगी एज बाय मार्केट फोर्सेस। अर्थात जैसे हमारे कर्ज के बोझ कम होंगे, विदेशी देनदारियाँ कम होंगी, चालू खाता घाटा अर्थात विदेशी व्यापार घाटा अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेबिट कम होंगे, तो हमारा मुद्रा ऑटोमेटिकली एप्रिसिएट होगी और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। अंतिम बात की ओर बढ़ते हैं, इस विदेशी मुद्रा का इस देश में रख रखाव कैसे होता है। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, जैसे कहते हैं फेमा एक्ट। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है इसके अंतर्गत, अंतिम बात लिख रहे हैं वहां से, 1947 के बाद से एक एक्ट आया था फेरा, उसी फेरा का एमेंडेड वर्जन, संशोधित संस्करण है फेमा, जो 1999 के अंदर बना और सन 2000 से लागू हुआ। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2000 एंड इस्टेब्लिश द एक्ट ऑन 1999। क्या एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा एक्ट ये कहता है, क्या फेरा के अंदर नियम कड़े थे, उससे कुछ लिबरल बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर $10,000 से अधिक विदेशी मुद्रा अपने पास नहीं रख सकता। 5,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, 5,000 इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एटसेट्रा। और इस कानून का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जेल आदि का प्रावधान नहीं रखा गया है। और यह जुर्माना 3 टाइम्स, 3 गुने तक होगा। तो भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करने का जो कानून है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999-2000 से लागू हुआ और इसमें केवल जुर्माने का प्रावधान है, 3 गुना जुर्माना रखा गया है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन देश में करने के लिए, कोई जमाखोरी ना करे एटसेट्रा। तो 10,000 रकबा दी गई है, क्या इसकी एक लिमिट। तो यहाँ तक क्लास हमने आज पढ़ी, और इतनी बातों में कोई डाउट रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो आप सभी के सुझावों का हमारी ओर से स्वागत है। ग्रुप में भी, यूट्यूब चैनल पे भी। आशा करते हैं इन चैनल्स का आप लाभ उठाएंगे, लॉकडाउन का सदुपयोग करेंगे, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई समस्या रह जाए तो हमें कॉल करें, हमारे नंबर्स उपलब्ध हैं चैनल्स के ऊपर या नहीं। हम जो भी हो सके ऐसा संभव आपकी सहायता करेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ज्ञान आए इसकी ओर से। आगे भी वीडियो देखने के लिए अन्य वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी तो आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आपको। गुड लक।